नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। तो मैं सरोज स्वागत करती हूँ आपका आज की इस क्लास में। और आज की जो क्लास है वो है सी टैट के लिए। सी टैट के लिए बेसिकली ये क्लास बनाई गई है, लेकिन अगर आपने एच पी टी जी टी टैट का जो एग्ज़ाम है वो फिल कर रखा है तो आपके लिए ये तब भी ये क्लास जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि एच पी टैट जो एग्ज़ाम है वो बहुत जल्दी आने वाला है और उसमें बहुत ही कम दिन जो है वो रह गए हैं। लेकिन अगर आप सी टैट की नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हो, सी टैट इस बार थोड़ा सा लेट हो गया है, तो सी टैट भी बहुत जल्दी आ ही जाएगा। तो अगर आपने तैयारी करना शुरू कर दिया होगा, अगर या आपकी तैयारी बहुत अच्छे से होगी, तो सी टैट का एग्ज़ाम जब भी आए आपका एग्ज़ाम जो है वो अच्छा ही जाएगा। तो शुरू करते हैं हम आज की ये क्लास। आज की क्लास में मैं आपके लिए लेके आई हूँ हिस्ट्री प्लस पॉलिटी के क्वेश्चन। ठीक है, तो ये दो तरह के क्वेश्चन रहेंगे, हिस्ट्री और पॉलिटी का ये मिक्सचर रहेगा। इसमें थोड़े से जीके के क्वेश्चन भी आएंगे। तो आपने इस क्लास को बहुत ही ध्यान पूर्वक पूरा एंड तक सुनना है। ठीक है, पूरा एंड तक आपने इस क्लास को ध्यान से देखना है। अगर आप हेडफोन लगाकर सोते सोते भी इस क्लास को सुन लोगे तब भी आपके लिए ये क्लास जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि एक वो बात होती है कि आप लेटे लेटे किसी क्लास को हेडफोन लगाकर सुन रहे हो तो आपके माइंड में वो चीज़ें जो है वो बैठ जाती हैं कि आपको एकदम से जब एग्जाम हॉल में क्वेश्चन आप देखते हो तो एकदम से माइंड में वो क्वेश्चन याद आ जाता है कि हमने ये क्वेश्चन जो था वो सुना था। तो ये जो क्लास है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस क्लास को जरूर शेयर करना है। और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो आज की क्लास का ये जो पहला क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत एग्जाम्स में ये आ चुका है। जरूरी नहीं सी टैट, एच पी टैट, बाकी भी जितने भी एग्जाम होते हैं उन सभी में ये क्वेश्चन जो है वो मेन रहता है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है एक तरह से जीके का भी है, एक तरह से आप इसको पॉलिटी का क्वेश्चन भी कह सकते हो। तो ये जो क्वेश्चन है ये है, भारत में पंचायती राज लागू करने वाला पहला राज्य जो था वो कौन सा था? तो आपको पता है पंचायती राज जो लागू किया गया था उसमें कितने स्तर हैं? पंचायती राज प्रणाली में 3 स्तरीय ये प्रणाली है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है एग्जाम में कि पंचायती राज प्रणाली जो है वो कितनी स्तरीय प्रणाली है। तो पंचायती राज प्रणाली को 3 स्तरीय प्रणाली जो है वो कहा जाता है। तो ये भारत के कौन से राज्य में सबसे पहले लागू की गई थी? कौन सी पंचायती राज प्रणाली? ये की गई थी राजस्थान में। और राजस्थान में कहां पर? राजस्थान के नागौर जिले में। ठीक है, ठीक है, ऐसा भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पंचायती राज प्रणाली को पहली बार राजस्थान के किस जिले से लागू किया गया था? तो आपने याद रखना है राजस्थान के नागौर जिले से इसको लागू किया गया था। और आपसे डेट भी पूछी जा सकती है कि कौन सी डेट को पंचायती राज प्रणाली को लागू किया गया था। तो ये किया गया था 2 अक्टूबर 1959 को। ठीक है, 1959 को। तो 2 अक्टूबर आपको पता है क्या होता है? 2 अक्टूबर को 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का जन्मदिन और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन होता है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। एक स्वच्छ भारत मिशन उनके नाम पर जो चलाया जाता है वो भी 2 अक्टूबर से ही शुरू हुआ था। तो ये है 1959 में। ठीक है, 1959 में 2 अक्टूबर वाले दिन राजस्थान के नागौर जिले से ये जो पंचायती राज प्रणाली है इसको शुरू किया गया था। ठीक है, ये आपने याद रखना है। आगे है कि कानून के समक्ष समानता भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? तो कानून के समक्ष समानता यानी कि कानून के दृष्टि में सभी जितने भी नागरिक हैं वो सभी एक समान है, वो कौन से अनुच्छेद में इस बात को कहा गया है? तो आपको पता है, अगर आपने फंडामेंटल राइट्स अगर पढ़े होंगे तो ये आपके माइंड में आ ही जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो एक तरह से ये हमारा फंडामेंटल राइट भी है, कानून के समक्ष समानता, यानी कि कानून के सामने सभी जो नागरिक हैं, जितने भी नागरिक हैं, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या फिर किसी भी नस्ल से रिलेटेड हो या किसी भी रंग से रिलेटेड हो, तो उस तरह के सभी लोगों को उस कानून के सामने जो है वो एक समान समझा जाएगा। किसी को ऐसा नहीं है कि किसी को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाएगी या किसी को बिल्कुल भी नहीं समझा जाएगा। कानून जो है वो सबके लिए एक बराबर है, चाहे देश का राष्ट्रपति हो, चाहे एक धोबी जो कपड़े धोता है वो हो, सभी के लिए कानून जो है वो एक समान ही रहेगा। जिस दंड की जो सजा होती है उसको वही सजा जो है वो मिलेगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कानून के समक्ष समानता वाला, कि कानून के समक्ष जो है वो भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में निहित है? तो अनुच्छेद 14। ठीक है, अनुच्छेद
14, यानी कि आर्टिकल 14 में ये बात कही गई है कि जो हमारा जो लॉ है उसके सामने सभी लोग जो है वो एक बराबर है, कानून के समक्ष जो है वो समानता दी गई है सभी नागरिकों को। ये आपने याद रखना है, फंडामेंटल राइट है ये हमारा, एक तरह से हमारा जो मौलिक अधिकार है ये, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो 12 अनुसूचियां आपने याद रखनी है। भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां हैं और 395 जो है वो अनुच्छेद हैं। अब इनकी संख्या घट या बढ़ भी सकती है, लेकिन 395 जो है वो आपने याद रखने हैं। अनुच्छेद इतने हो सकते हैं, ठीक है। ये भारत के अनुच्छेद में इतने अनुच्छेद हैं 395, ठीक है। 395 अनुच्छेद जो है वो भारत के संविधान में है। आगे है नव भारत का पैगंबर कौन कहलाता है। तो नव भारत का पैगंबर कौन कहलाता है, राजा राम मोहन राय, ठीक है। राजा राम मोहन राय को नव भारत का पैगंबर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है नव भारत का पैगंबर, क्योंकि जो एक तरह से एक नव जागरण, पुनर्जागरण का जो काल कहा जाता है वो इन्हीं के काल को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनका जो टाइम पीरियड था राजा राम मोहन राय का, इस समय में बहुत सारे जो एक तरह से समाज में व्याप्त जितनी भी कुरीतियां थी, जितनी भी कुप्रथाएं थी, उनको समाप्त किया गया था। जैसे कि बाल विवाह हो गया, जैसे कि सती प्रथा का अंत हो गया, जैसे कि विधवा पुनर्विवाह हो गया, ये सभी जो प्रथाएं थी, ठीक है, ये इनमें सुधार किया गया। कुछ जैसे विधवा पुनर्विवाह पर बल दिया गया कि विधवाओं को विवाह करने की अनुमति नहीं थी, तो इस टाइम पर विधवाओं को विवाह करने की अनुमति दी गई, ठीक है। और जो बाल विवाह था, बच्चों को केवल 8-8 या 9-9 वर्ष की बच्चियों की शादी करवा दी जाती थी बूढ़े बूढ़े लोगों के साथ, तो उनको इस बाल विवाह की प्रथा को भी समाप्त किया गया। एक तरह से सती प्रथा, जिसको कि एक बहुत ज्यादा ढोल नगाड़ों के साथ एक औरत का अगर पति खत्म हो जाता था या उससे पहले मर जाता था, तो उस औरत को जिंदा जला दिया जाता था उस पति की चिता के साथ, ठीक है। तो इस तरह की जो प्रथाएं थी वो इन्हीं के काल में, सबसे ज्यादा जो प्रथाएं हैं वो इन्हीं के काल में समाप्त हुई हैं। तो इनका नाम सुनते ही आपके माइंड में आना चाहिए कि इनके द्वारा कौन सी प्रथा का अंत किया गया था। तो इनके द्वारा सती प्रथा का अंत जो था वो किया गया था, ठीक है। सती प्रथा का अंत किसके द्वारा किया गया था, राजा राम मोहन राय। और नव भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है, नव भारत का पैगंबर राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। तो आप मुझे कमेंट करके ये बताओगे कि सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय के द्वारा कब किया गया था, यानी कि कौन से ईयर में सती प्रथा का अंत जो है वो हुआ था, ठीक है। आपने ये क्वेश्चन जरूर मुझे कमेंट करके बताना है। आगे आता है क्वेश्चन कि दंड शास्त्र परंपरा किससे जुड़ी हुई है। तो दंड शास्त्र जो परंपरा है वो जुड़ी हुई है कौटिल्य, और कौटिल्य के द्वारा कौन सा ग्रंथ जो है वो उसकी रचना की गई है, कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र की रचना जो है वो की गई है, ठीक है। तो दंड संहिता जो है वो कौटिल्य से संबंधित है, ठीक है। दंड शास्त्र या दंड संहिता परंपरा जो है ये कौटिल्य के साथ जुड़ी हुई है। साम दाम दंड भेद, ये जो प्रथाएं हैं ये सभी कौटिल्य के द्वारा दी गई है, ठीक है। ये आपने याद रखना है, कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र की रचना की गई है, ये भी आपने याद रखना है। आगे क्वेश्चन है, ये बहुत ही घुमा फिरा के क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है कि अरस्तु के गुरु कौन थे। तो अरस्तु के, सबसे पहले तो आपको अरस्तु के गुरु का पता होना चाहिए कि कौन थे अरस्तु के गुरु, उसके बाद उनके गुरु का भी पता होना चाहिए। तो ये जो पीढ़ी है ये इस प्रकार चलती है। सबसे पहले आते हैं सुकरात, ठीक है, सोक्रेटिस, उसके बाद आते हैं प्लेटो, और उसके बाद आते हैं अरस्तु, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। तो ये इस तरह से एक तरह से ये पीढ़ी चलती है कि पहले आए सुकरात, उसके बाद प्लेटो, उसके बाद अरस्तु, ठीक है। तो अरस्तु के गुरु कौन हुए, प्लेटो, और प्लेटो के गुरु कौन हुए, सुकरात, ठीक है। ये आपने याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है फिर से पॉलिटी से रिलेटेड की संविधान के अनुच्छेद 32 में क्या है। तो संविधान के अनुच्छेद जो 32 है ये भी एक तरह से फंडामेंटल राइट ही है, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट है ये हमारा, और इस फंडामेंटल राइट को जो हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे उनके द्वारा सबसे इंपॉर्टेंट कहा गया है। उन्होंने इसको संविधान की आत्मा तक कह दिया है, ठीक है।
जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के तहत आता है, तो उन्होंने अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है उसको संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मानते थे इस अनुच्छेद को। ठीक है, कौन? संविधान निर्माता। यहाँ से हमारा एक क्वेश्चन ये क्लियर हो गया कि संविधान के निर्माता किन्हें कहा जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को, और उसके द्वारा और उनके द्वारा जो है वो अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा गया है। दूसरा क्वेश्चन ये बन जाता है हमारा, और तीसरा क्वेश्चन ये बन जाता है कि अनुच्छेद 32 क्या है, तो अनुच्छेद 32 जो है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन से हमारे 3 या 4 क्वेश्चन जो है वो बन जाते हैं। अगर आप नोट्स बनाते हो तो नोट्स में ये क्वेश्चन जो है वो बनाकर रख लीजिए, आपको जब एग्जाम में 1 या 2 दिन रहेंगे तब आप रिविजन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि न अपील, न दलील, न वकील किस कानून को कहा जाता है। तो कौन से कानून को कहा जाता है? वो कहा जाता है रॉलेट एक्ट को। तो रॉलेट एक्ट जो है 1919 में एक एक्ट जो है वो पास किया गया था। उस एक्ट में जो है ये प्रस्तावित था, उस एक्ट में ये कहा गया कि जो भी किसी भी तरह की एक तरह से लोगों में जागरूकता, जो उस टाइम पे जो एक तरह से वो क्रांति की जो भावना फैल रही थी लोगों में, तो उस क्रांति को भड़काने के लिए, चाहे वो न्यूज़पेपर होगा, चाहे वो किसी भी तरह का भाषण होगा, चाहे वो कोई भी किसी तरह की सभा होगी, उसमें जो भी गतिविधि करता पाया गया उसको हम किसी भी टाइम, किसी भी नोटिस पीरियड के बिना ही उठा सकते हैं, उसको जेल में डाल सकते हैं, उसको सजा दे सकते हैं। तो ये कानून पास किया गया था, ना अपील, ना दलील और ना वकील इस कानून को कहा जाता है। तो वो कौन सा कानून है? रॉलेट एक्ट। और इस कानून को एक और नाम दिया गया था, काला कानून। ठीक है, इस एक्ट को काला कानून भी कहा गया था। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। 1919 में ये एक्ट जो था वो पास किया गया था। ठीक है, बाद में इसका बहुत ज्यादा विरोध जो था वो हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब मैं खुद टैट देने गई थी, एचपी टैट का एग्जाम देने गई थी, तब भी ये क्वेश्चन जो था वो उस टाइम भी आया हुआ था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैक्सिमम बहुत ज्यादा बार जो ये क्वेश्चन है वो रिपीट होता रहता है। तो ये क्वेश्चन है, ताराबाई शिंदे कौन सी पुस्तक लिखी थी? ताराबाई शिंदे ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो ताराबाई शिंदे के द्वारा पुस्तक लिखी गई थी, उसका नाम था स्त्री पुरुष तुलना। ठीक है, स्त्री पुरुष तुलना जो नामक पुस्तक है वो ताराबाई शिंदे के द्वारा लिखी गई थी, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली चलो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो दिल्ली चलो का नारा जो था वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। और एक और नारा इनके द्वारा दिया गया था, वो था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये नारा भी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा ही दिया गया था। और पहली बार महात्मा गांधी जी को जो एक तरह से इनके द्वारा ही महात्मा गांधी जी को जो है वो राष्ट्रपिता कहकर पुकारा गया था। ठीक है, रेडियो प्रसारण के दौरान इनको राष्ट्रपिता जो था वो महात्मा गांधी जी को सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा ही पुकारा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि संविधान की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि संविधान की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो संविधान की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान की पहली बैठक हुई थी। और इस बैठक में जो अध्यक्ष बने थे, इस बैठक में संविधान के जो अध्यक्ष बने थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इनका नाम था। और ये जो बने थे ये टेम्परेरी एक तरह से अध्यक्ष जो थे वो बने थे। ठीक है, एक तरह से अस्थायी अध्यक्ष बने थे। बाद में जब संविधान की दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 में, तो उस टाइम पर एक परमानेंट अध्यक्ष को चुन लिया गया था, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इसी क्वेश्चन से मैंने 4-5 क्वेश्चन आपको बनाकर बता दिए हैं कि दूसरी बैठक में स्थायी अध्यक्ष बन गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पहली बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। और संविधान की पहली बैठक जो थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को और दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, तो ये बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से इसी क्वेश्चन से हमारे क्लियर हो जाते हैं, तो ये आपने याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ये क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो महात्मा गांधी जी के क्या थे? महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, और इनको ही जो एक तरह से कांग्रेस का जब विभाजन हुआ था तो इनको ही जो नरम दल का अध्यक्ष है वो बनाया गया था। ठीक है, एक तरह से कांग्रेस जो है वो 2 गुटों में बट गई थी, विभाजन हो गया था कांग्रेस का, तो नरम दल के जो अध्यक्ष थे वो यही बने थे, गोपाल कृष्ण
गोखले, ठीक है, और महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी यही थे, ठीक है। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले थे, और ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी से मिलने गए थे, ठीक है। तो ये आपने क्वेश्चन जो है वो याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये आता है कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा जो है वो कहा जाता है चार्ल्स वुड डिस्पैच को, ठीक है। चार्ल्स वुड डिस्पैच जो है वो 1854 में ये आया था, और इसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा जो है वो कहा जाता है, ठीक है। आगे आता है हमारा क्वेश्चन कि 1857 में 1857 में किन 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना जो थी वो एक साथ की गई थी? तो किन 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना जो थी वो 1857 में एक साथ हुई थी? तो वो थे मद्रास, कलकत्ता, मुंबई, ठीक है। ये तीनों विश्वविद्यालय जो थे वो एक साथ खोले गए थे, ठीक है, 1857 में, ठीक है, 1857 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है कि स्थायी बंदोबस्त जो है वो लागू किया गया था। तो स्थायी बंदोबस्त को कब लागू किया गया था? ये है 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा स्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया था 1793 में, ठीक है। ये आपने क्वेश्चन जो है वो याद रखना है, स्थायी बंदोबस्त बहुत बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। आगे आता है क्वेश्चन कि 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो जब 1857 का जो विद्रोह हुआ था, जिसको कि हम सैनिक विद्रोह भी कहते हैं या स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम भी कहते हैं, स्वतंत्रता की पहली लड़ाई भी हम कहते हैं, तो ये जो विद्रोह हुआ था उस टाइम पर भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो उस टाइम पे भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। ये आपने याद रखना है, लॉर्ड कैनिंग उस टाइम जो थे वो भारत के गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि कांग्रेस का विभाजन जो था वो कब हुआ था? अभी मैं आपको बता रही थी कि कांग्रेस जो थी वो 2 गुटों में बट गई थी, तो ये विभाजन हुआ कब था? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। 1885 में कांग्रेस की स्थापना एक अंग्रेज सेवानिवृत्त अधिकारी A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी, ये आपको याद होना चाहिए। और उसके बाद, ठीक है, उसके बाद कांग्रेस का विभाजन कब हो गया था? कांग्रेस जो है वो 2 गुटों में कब बट गई थी? तो ये बटी थी 1907 में, ठीक है, ठीक है। ये 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया था, और कौन से अधिवेशन में हुआ था? सूरत अधिवेशन में, ठीक है। सूरत में जो अधिवेशन हुआ था उस टाइम पर ये कांग्रेस का जो है वो विभाजन हो गया था, ठीक है। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन में विभाजन जो था वो हो गया था। तो कांग्रेस 2 गुटों में बट गई थी। कौन कौन से? एक था नरम दल और एक था गरम दल, ठीक है। गरम दल में के प्रमुख जो नेता थे वो लाल बाल पाल के नाम से हम उनको जानते हैं, और नरम दल में जैसे कि महात्मा गांधी हो गए, गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, ठीक है, ये सभी जो थे वो नरम दल के ग्रुप में थे, ठीक है। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सी उपाधि जो थी वो त्याग दी थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड एक तरह से 13 अप्रैल 1919 को एक बहुत बड़ा नरसंहार हुआ था अमृतसर में। तो उस टाइम पर जो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे उनके पास अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधि नाइटहुड उपाधि थी, ठीक है। तो नाइटहुड की उपाधि थी। तो जब जलियांवाला बाग हत्याकांड नरसंहार जो था वो हुआ था, उसके बाद इनके द्वारा रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया गया था कि मुझे ये उपाधि नहीं चाहिए, ठीक है। इतना बड़ा नरसंहार हुआ है जिसमें कि बहुत सारे बच्चे, बूढ़े, औरतें जो थी वो मारी गई थी, ठीक है। तो ये जो नरसंहार हुआ था, इसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर जी ने नाइटहुड की उपाधि जो थी वो त्याग दी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति बने थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम से आपको ये भी याद होना चाहिए कि जो संविधान की दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, उस टाइम ये संविधान की सभा के परमानेंट जो अध्यक्ष थे वो बने थे, ठीक है। और यही बाद में जब हमारा देश आजाद हो गया तो उसके बाद ये बने थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति, ठीक है। ये आपने याद रखना है। और एक क्वेश्चन और मेरे माइंड में आ रहा है। एक क्वेश्चन ये था कि स्वतंत्र भारत के जो अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे वो कौन से थे? तो अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल जो थे वो थे सी गोपालाचारी, ठीक है। सी गोपालाचारी का नाम आपने याद रखना है। वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें लगते हैं बहुत आसान है, हम याद रख पाएंगे, लेकिन जब ऑप्शंस के साथ हमें ये क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिलते हैं तो हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये ऑप्शन होगा कि ये ऑप्शन
ऑप्शन होगा कि ये ऑप्शन होगा, क्योंकि उस टाइम एक तरह से माइंड में प्रेशर होता है कि हम कौन सा जो है सही उत्तर क्लिक करें, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा एक प्रेशराइज हमारा दिमाग होता है उस टाइम पर, हमें चारों के चारों ऑप्शन ही सही नज़र आते हैं, ठीक है। तो एकदम से कूल माइंड होकर एग्ज़ाम देने जाना है आपने, और आपके लिए ये क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ इस क्लास को ज़रूर पूरा देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ इस क्लास को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। इसी तरह के और भी क्लासेस इस चैनल पर आपको देखने को मिलेंगी, तो आपने इस चैनल पर बने रहना है। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।